So in this episode of Adon Talks, we have Shiva Amit Khanna ji. He's an astrologer और believe me, मैंने इनके साथ ऑलमोस्ट पूरा दिन बिताया. मैं और मेरी टीम इनके ऑफिस में थे. हमने 8 घंटे तक बातें करी हैं. आप जब इतने सारे एपिसोड करते हो, जब आप इतने सारे लोगों से मिलते हो, तो आपको समझ आ जाता है. बट ड्यू टू ऑल सबके लिए रिस्पेक्ट, आपको समझ आ जाता है कि यार कौन बंदा क्या बात कर रहा है, कितनी बातें हवा में, कितनी बातें फिक्शनल हैं, कितनी बातें सच हैं. ये सारी चीजें आप समझने लगते हो जब आप ऑलमोस्ट 80 से ज्यादा एपिसोड कर चुके हो. तो बस इनकी बातें सुन के वॉज लॉजिकल. आपको पता लगेगा कि पूजा जो हम करते हैं, मतलब मेरी फैमिली बहुत धार्मिक है. हम लोग पूजा करते हैं, सब कुछ होता है, बट हम कितनी गलतियां कर देते हैं जाने अनजाने में. लोग शादी के जितनी भी रस्में होती है रात को होती है, जितने भी फेरे होते हैं वो रात को होते हैं, विच शुड नॉट हैपन. इतने सारे कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स को उन्होंने इतने प्यार से एक्सप्लेन कर दिया कि कुछ था ही नहीं. ऑल्सो इस एपिसोड में हमने बात करी, आपने एक बहुत फेमस एपिसोड देखा होगा न्यूमरोलॉजी पे, अभी रिसेंटली डला है, कि कैसे उसमें न्यूमरोलॉजी इंसानों पे लगाई गई है. सो वो सारा कुछ गलत है. न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का पार्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. इनफैक्ट ये इंडियन भी नहीं है, ये बाहर से एक कॉन्सेप्ट आया और आपको ब्रीफली ये समझाएंगे इस एपिसोड में. इस एपिसोड में हमने बहुत डीप बातें करी हैं और आपके लिए गुड न्यूज है कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है. वी आर प्लानिंग अ सीरीज विद हिम, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे जो रह गए थे, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें करी थी. सो आई वांट कि आप सब कमेंट करो, आप बताओ कि आपको क्या सवाल पूछने हैं, आपको क्या लगता है कि इनसे और क्या सवाल पूछे जा सकते हैं. हमने बहुत सारी बातें करी थी जो हम नहीं कवर कर पाए 1 घंटे के एपिसोड में, बट डेफिनेटली हम इनको फिर से लेके आएंगे आप सबके लिए. तो आप कमेंट करके बताओ कि आपको क्या जानना है, और एंड तब तक के लिए ये एपिसोड देखो, दिमाग खोलो, पूरा समझो कि क्या ये बोल रहे हैं, एंड इसी के साथ एंजॉय दिस एपिसोड, एंजॉय योरसेल्फ. सो हाय सर, वेलकम टू एडॉन टॉक्स. और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं ना एक डेस्टिनी का हो या क्या, कि मैं चाह रहा था कि मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के साथ पॉडकास्ट करूं, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इन टॉपिक्स में. और बस एक डर रहता है कि यार मैं सही इंसान से बात कर रहा हूँ इस टॉपिक के बारे में या नहीं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में, इस सिनेरियो में बहुत ज़्यादा एक चीज़ है जो कि लोगों को घुसने से पहले ही पीछे कर देती है, कि उनको ट्रस्ट नहीं होता, उनको वो नहीं होता. और मैं इस पॉडकास्ट में गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए नहीं ले रहा कि मैं इनके साथ बैठा हूँ, इनके सामने बैठा हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे को आए हुए बहुत देर हो गई है और हम सुबह से बस बातें कर रहे हैं, और मेरे को अब तक इन पे 99.9% ट्रस्ट हो गया. 1% ट्रस्ट आपको इस पॉडकास्ट के बाद खुद आपको भी हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें करी और इस टॉपिक पे मेरे को आज बहुत कुछ जानने को मिला. लाइक हमने मेरे ख्याल से पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले ही 2-3 एपिसोड बना लिए हैं. सो आई वांट कि एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो ऑडियंस को, जो लोग नहीं जानते. बाकी तो सभी जानते हैं, आप हर न्यूज़ चैनल पे हो, हर जगह छा रहे हो. सो आई वांट कि आप स्टार्ट करो. बहुत बहुत धन्यवाद वरुण, आप आए यहाँ पे, इतना सम्मान दिया आपने, और आपसे मिलके भी बहुत बहुत आनंद आया, ये मैं तहे दिल से बोलूँगा. और आप में दिखता है मुझे हिंदुस्तान का भविष्य, और वो ऊर्जा दिखती है. अपने इंट्रोडक्शन में बस यही बोलना चाहूँगा कि इतने साल हो गए, 30 साल से ज्योतिषी का अध्ययन कर रहा हूँ, ज्योतिष विषय में रिसर्च कर रहा हूँ, और यही मेरा पेशा है. और कई एक सम्मान के साथ साथ बेस्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजर के कई एक अवार्ड मिले हैं मुझे. तो सेवा कर रहा हूँ दुनिया की, और बस जैसा फल आ रहा है वो मैं स्वीकार कर रहा हूँ. और आज आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा. लेकिन 99.99 और 1% का जो आपने वो गैप दिया है, उस पर आज चर्चा होगी, और इस पॉडकास्ट में ही चर्चा होगी. हाँ, जहाँ ये डर की बात आती है ना, वो डर क्यों आता है, उसके पीछे क्या कारण है? क्या ज्योतिष गलत है, ज्योतिषी गलत है, या आपकी स्वयं की अप्रोच गलत है? ज्योतिष शास्त्र की अगर बात करें तो ये कोई मामूली ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आम लोगों के लिए कभी बना था. ये बहुत ही गुप्त, बहुत ही सीक्रेट साइंस है, जो आप इतिहास को जब देखेंगे और पुस्तकों को पढ़ेंगे, कहानियों के द्वारा माइथोलॉजी को समझेंगे, तो आप देखेंगे कि जो पुराने राजा महाराजा थे, उनके चाहे आप किसी भी धर्म की बात कर लें, ज्योतिष तो हमारा वैदिक है, सनातनी है, लेकिन हर एक धर्म में एक कॉस्मिक इंजीनियर, जिसको आज के डेट में आप एस्ट्रोफिजिक्स और ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजर का एक कॉम्बिनेशन बोले, वो अवश्य रहता था. वो एक मार्गदर्शन दिखाता था उस राजा को, वो टाइमिंग्स बताता था, वो डू एंड डोंट्स बताता था एज पर द कॉस्मिक प्लेसमेंट्स ऑफ प्लैनेट, नक्षत्र एंड सो ऑन. लेकिन यही परंपरा जब आम तौर पे होती गई, तो आज के ज़माने में अगर आप गूगल पे एस्ट्रोलॉजी कोर्स टाइप करते हैं, तो आप बोलेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 घंटे 4 घंटे
कुछ लोग 2 दिन, कोई 1 हफ्ते में आपको एस्ट्रोलॉजर बनाने की गारंटी लेता है। क्या ये संभव है? नहीं। क्या ये संभव लगता है आपको? जिस साइंस के पीछे अध्ययन करते करते वो ऋषि मुनि, आपने मतलब व्यक्तिगत तौर पे तो ना मैं मिला हूं ना आप मिले हैं उस जमाने में किसी से, लेकिन अगर आप फिर भी देखेंगे तो उनकी इतनी लंबी दाढ़ियां, सफेद दाढ़ियां, तो जब आप देखेंगे कि वो बुजुर्ग लोग हैं तो कितने सालों का अध्ययन होता है उसमें, क्या तजुर्बा होता है। कोई व्यक्ति 2 दिन में, 1 हफ्ते में, 2 महीने में, 1 साल में क्या सीख सकता है? इंसान सोच भी नहीं सकता ये ब्रह्मांड कितना हो रहा है, उसका क्या असर होता है एक व्यक्तिगत तौर पे एक व्यक्ति के जीवन में। लोग बोलते हैं कि प्लैनेट यूट्यूब पे आप एस्ट्रोलॉजर डालिए, हजारों हैं, और सौभाग्य है हमारा कि वी आर नॉट ऑनलाइन एक्टिव। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ मैं सबको बताना चाहूँगा कि सर के बारे में इतना कुछ है और ऑनलाइन प्रेजेंस आपने डाल ही नहीं रखी। आई डोंट नो व्हाई, पर वो डालनी चाहिए, बट इसके पीछे भी आपने बहुत अच्छा जवाब दिया था जो मैं चाहूँगा कि आप ऑडियंस को दो। नहीं, देखिए मैं कोई कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहता, आपका सुझाव अच्छा है, लेकिन मेरा मानना है जिस व्यक्ति के पास इतना समय है कि दिन में 1 घंटा 2 घंटा एक वीडियो बना रहा है, उसको एडिट करवा रहा है, उसको डाल के प्रमोट करवा रहा है और आधा अधूरा ज्ञान दे रहा है, ना किसी लक्ष्य की प्राप्ति हो रही, ना किसी का उद्धार हो रहा है, ना किसी का भला हो रहा है। ये सही मायने में क्यूरोसिटी पैदा करके लोगों को अट्रैक्ट करने वाली बात है। और ज्योतिष जितना गुप्त ज्ञान है उतना ही सरल भी है। ये उतना ही सरल है जैसे आप आटे में पानी मिलाते हैं और उसको गूंदते हैं तो कैसी लोई बनेगी, कितनी नरम होगी, कितनी सख्त होगी, एग्जैक्टली वही चीज़ है। आज के समय में ये जो ज्योतिष है, ये हम एंड सोर्स पे नहीं जाके इसके थोड़ा कोर पे जाते हैं कि 2-2 दिन के कोर्स है कि आप 2 दिन में ज्योतिषी सीख सकते हैं, 1 हफ्ते में सीख सकते हैं, कुछ 10, 20, 50 प्री रिकॉर्डेड 10-10 मिनट के वीडियोस देख के सीख रहे हैं या यूट्यूब के द्वारा सीख रहे हैं। ये संभव ही नहीं। ये एक लॉजिकल साइंस है। दिस इज समथिंग विच इज बियॉन्ड एस्ट्रोफिजिक्स। तो आप एस्ट्रोफिजिक्स को क्या यूट्यूब के द्वारा सीख सकते हैं? क्या आप उसका हल्का सा भी 5% प्रभाव भी सीख सकते हैं कोई 2 दिन के कोर्स में? सालों लग जाते हैं वैज्ञानिकों को। उसका जो निचोड़ निकलता है, उसके बाद जब उसमें वैदिक सिद्धांत मिलते हैं तब जाके वो ज्योतिष बनता है, तब जाके वो एस्ट्रोलॉजी बनता है। एस्ट्रोलॉजी का अगर संधि विच्छेद करो तो लॉजिक बिहाइंड एस्ट्रो कॉस्मिक और एस्ट्रो इज एस्ट्रो द वर्ल्ड। तो अब आप इतने बड़े साइंस को 2 दिन में सीखना चाहते हो, पहला वो गलत। दूसरा, लोग अध्ययन करने के पहले कमाई के अवसर ढूंढते हैं कि भाई अध्ययन अभी हुआ है, चलो प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, जो कि व्यक्तिगत तौर पे भी गलत है और एथिकली भी गलत है, जिसको बिल्कुल भी हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए। तो यही कारण है कि ज्योतिष कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे लोगों से मिल जाते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इनका पूरा बेनिफिट उठाया है, जो इनके मार्गदर्शन में बहुत अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, कामयाब हैं। और मैं अपने आप को बहुत सौभागी मानूंगा, बहुत इस बात का प्रभु से मैं बहुत आभारी हूँ कि उनकी वजह से हमारे जितने भी क्लाइंट्स 100 में 100 हमारा रेशियो है। हमने इनफैक्ट गिनीज के लिए भी अभी अप्लाई करने की कोशिश की है कि हमारे पास हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा एज अ कंसल्टेंट वीडियो टेस्टिमोनियल्स हैं अपने क्लाइंट के, पॉजिटिव। तो ये एक उपलब्धि है हमारे पास जिस पे अपन चर्चा करेंगे। किस प्रकार से ये उपलब्धि है, 30 साल हो गए मुझे इसका अध्ययन करते हुए, इसको प्रैक्टिस करते हुए, और आज भी मैं कर रहा हूँ। आज भी मैं अपने आप को वहीं देखता हूँ कि कुछ नया मिल गया है। हर एक दिन एक नई खोज होती है, हर एक कुंडली के साथ एक नई शुरुआत होती है। एक कुंडली के अध्ययन में हमें 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। और लोग हैं कि आप जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे और वो मुश्किल से 5 मिनट में आपका भविष्य भी है, आपका पास्ट भी और आपका फ्यूचर की सारी रेमेडीज
ऐसे देंगे जैसे एटीएम में आपने अपना कार्ड डाला और पैसे निकाले, आईडी पासवर्ड डाल दिया। एग्जैक्टली। तो आपने एक बहुत अच्छा तरीका बताया था कि कैसे एस्ट्रोलॉजर ऑथेंटिक है चेक करा जाए। नहीं, ऑथेंटिक कैसे उसका चेक करने का बहुत अच्छा एक मापदंड है कि देखिए आज के डेट में जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं ना वो डिपेंड करते हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर। हाँ जी, ना हम भी प्रयोग करते हैं, हमने अपने खुद के सॉफ्टवेयर डेवलप करवाए। सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक इनपुट डेटा पे काम करता है। इट इज़ अ डेटा साइंस ड्रिवन मैकेनिज्म जिसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो आप जो डेटा उसमें डालिएगा उसके अकॉर्डिंगली वो आपको देगा। आज के जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं वो 99% सॉफ्टवेयर बेस्ड चलते हैं। तो जब आपको ये किसी को व्यक्तिगत तौर पे जानना हो, जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं और आपको ये पहचान करनी हो कि ये ज्योतिष से वास्ता रखता है या नहीं, हाँ, तो आपको उसको बोलना चाहिए पंचांग के अनुसार मुझे मेरी कुंडली बना के दिखा। ओके। बिना यूजिंग योर सिस्टम, बिना यूजिंग योर कंप्यूटर वो बनाओ और फिर अपन बात करते हैं आगे। अगर वो 10-15 मिनट के अंदर बना देता है तो आती है उसको ज्योतिषी। दूसरा उपाय क्या है कि आप खुद कंप्यूटर जो अपने किसी भी ऑनलाइन साइट पे जाके अपने हॉरोस्कोप को बनाएं कंप्यूटर के द्वारा, और उसकी जो आपकी लग्न कुंडली है उसका एक स्नैपशॉट लेके उसके पास एक छोटी सी पिक्चर लेके उसके पास चले जाए और उसको बोले सर ये मेरी कुंडली है, मेरा जन्म की तारीख, मेरा साल, मेरा समय बता दीजिए और फिर मेरा भविष्य और मेरा सब कुछ प्रेडिक्शन जो आपको करना है वो कर दीजिए। अगर वो फोटो देख के आपकी कुंडली की तस्वीर देख के बिना गिवे, जब आप उसको अपना जन्म का समय नहीं बताएंगे, साल नहीं बताएंगे, दिन नहीं बताएंगे, और वो कुंडली देख के उसका अनुमान 5 से 10 मिनट में लगा लेता है कि इस साल, इस समय, इस दिन आप पैदा हुए, वो ज्योतिषी है जिसने थोड़ा बहुत सीखा है। आज के डेट में कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स के द्वारा 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के कोर्सों के द्वारा ये नए नए जो ज्योतिष बन रहे हैं, ये उपाय कम दे रहे हैं, बिगाड़ ज़्यादा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंस, बहुत गुप्त साइंस, बहुत पुराना रहस्य है। इसको बदनाम करने वाले लोग आ गए, और ये खाली इसी में नहीं हो रहा। आप किसी भी इंडस्ट्री को देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ ऐसी मैनिपुलेशन होती है, तो इसमें है। लेकिन अब क्या है कि लॉकडाउन के समय क्या हुआ कि 2-2 दिन के कोर्स लोगों ने निकाल दिए, लोगों की नौकरियां चली गई, उन्होंने कमर्शलाइज बहुत कर दिया, बहुत ज़्यादा कर दिया। तो वो गलत है। मेरा ये अनुरोध है कि सीखिए, कमाइए, अच्छी सेवा दीजिए, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, खूब अच्छे से कीजिए, लेकिन उतने बनिए कि आप किसी से मिल के उस कुंडली को देख के उसका समय बता पाए कि कब पैदा हुआ है। बिना सॉफ्टवेयर के उसके दिए हुए समय पे आप कुंडली बना पाए, तो वो तो प्राथमिकता है। जब तक पंचांग नहीं आएगा तब तक क्या होगा। कुंडली की बुनियाद पंचांग है। जैसे एक बिल्डिंग बनती है, उसकी नींव हम बोलते हैं बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो कुंडली की जो बेस है दैट इज पंचांग, किस तिथि को आप पैदा हुए। जब पंचांग को अपन बात करते हैं, पंचांग का मतलब है जिसके 5 अंग होते हैं, तिथि, वार, योग, करण, नक्षत्र। हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हमारे हैं या जितने भी ब्राह्मण्स हमारे साथ हैं, जितने आचार्य हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं, आप कुंडली दिखाइए ही नहीं। आप उनको अपनी तिथि बताइए, अपना वार बताइए, अपना करण बताइए, अपना नक्षत्र जन्म का बताइए, कुछ मत बताइए, वो आपका आधा भविष्य वैसे ही बता देंगे। ये अनुभव होता है। ये क्या है, ये वो प्रयास है सीखने का जो आज तक हम लोग कर रहे हैं और जारी ये चल रहा है, अनंत है। ये कब खत्म होगा ये पता नहीं। एग्जैक्टली, ऑनगोइंग लर्निंग्स है। एब्सोल्युटली। इतना इन डेप्थ साइंस है कि इसमें जो भी बोला जाए वो कम है। आज भी जब आप पढ़ते हो, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो, सारी चीज़ समझ रहे होते हो, आज भी कुछ ऐसी चीज़ मिलती है जो कि आपको लगता है यार ये तो मेरे को 30 साल के करियर में नहीं पता लगी। एब्सोल्युटली, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है। और ये एक रिसर्च बनती है जो सिमिलर पैटर्न्स हमें रिफ्लेक्ट करते हैं मल्टीपल चार्ट्स में। उसके बेसिस पे हम फिर से रिसर्च कंडक्ट करते हैं जो प्रीवियस हमने इतने लाखों चार्ट्स देखे हैं। हाँ। और उन पैटर्न्स को मिला के हम एक नई चीज़ को जन्म देते हैं कि ये रिसर्च का ये आउटपुट निकला है। ऐसा होता है तो ये होता है।
कि अगर एक नींबू पानी में डालोगे 200 ml में तो इतना खट्टा होगा, 4 डालोगे तो पीने लायक नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा खट्टा होगा। तो वो क्या है, अनुभव है। तो वो अनुभव जब तक आप प्रैक्टिकली उसको कीजिएगा नहीं अध्ययन, है ना, तो पता नहीं लगेगा। आप खुद की पढ़ते हो कुंडली? देखिए ये अनुमति हम लोग को नहीं, ऑब्वियसली जहाँ से मैंने भी सीखा, गुरुकुल की भी ये कभी भी पद्धति नहीं रही कि आप खुद की करेंगे। तो मुझे लोग बोलते हैं बहुत बार कि अपनी करता है, तभी इसको किसी वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है, तभी इसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ। ये तंत्र विद्या जानता है। तो मैं ये भी बताना चाहूँ, तंत्र विद्या मैं नहीं जानता, सारे जानते हैं। जो पूजा आप करते हैं, जो कर्म कांड आप करवाते हैं, जो बाकी चीज़ों आप करते हैं, वो एक्चुअली तंत्र शास्त्र में आता है। दैट कम्स अंडर तंत्र शास्त्र। तो मैं कुछ ऐसा नहीं करता। और तांत्रिकों को लोगों ने बदनाम अलग किया हुआ, हाँ। क्योंकि पिक्चर में हम पोर्ट्रेट कर देते हैं वो काले कपड़े खोपड़ी वाले, हाँ। पढ़े लिखे लोग होते हैं। तंत्र विद्या इज डिफरेंट, है ना। तो हम लोग बड़े कॉस्मिक अलाइनर्स यू कैन से, कि हम उस पैटर्न को समझते हैं, हम उस ऊर्जा को समझते हैं, हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कहाँ पे क्या ऊर्जा चाहिए। एज अ साइंटिस्ट आप फिजिक्स को जब पढ़ेंगे, या फिजिक्स भी नहीं, आप वही दूध आटे या नींबू पानी की बात कर लीजिए, जैसा स्वाद चाहिए उतनी शक्कर आप डालते हैं ना, है ना जी। तो वही है, जितनी उपलब्धि चाहिए, जो प्लैनेट आपके फेवरेबल है उतनी एनर्जी लीजिए। बाकी ग्राउंड करने का क्या प्रोसेस है उस पर काम कीजिए। आप मेरे हाथों को देखिए, मैंने आज तक कोई अंगूठी नहीं पहनी। मेरे किसी भी इतने क्लाइंट्स से किसी ने कोई अंगूठी, कोई ऐसी कोई चीज़ें नहीं पहनी। ये नहीं है कि पत्थर गलत है, लेकिन पत्थरों का उपयोग कैसे किया जाए उसके पीछे एक अलग साइंस है। वो बहुत बड़ी चर्चा है। तो वो जो नेक्स्ट हम लोग ने प्लान किया है जयमाला तो उस पर चर्चा होगी, क्योंकि नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। और बताया, और क्या पूछना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि मेरे घर वाले भी देख रहे हैं एपिसोड और मेरे को बताना है उनको भी, क्योंकि हम लोग घर में बहुत पूजा पाठ करते हैं और मेरे घर वाले बहुत स्पिरिचुअल हैं। बट आज मेरे को पता लगा कि हम कितनी पूजा ऐसी कर रहे हैं जो कि हम अपनी श्रद्धा के हिसाब से बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बट उसमें भी हमारे को सही वे नहीं पता। तो अच्छे से सही वे क्या है पूजा करने का? देखिए पूजा तो क्या है, जब भगवान की अर्चना आदमी करता है और सच्चे दिल से करता है, तो तुम जैसे भी करो परमात्मा सुन रहा है। लेकिन जहाँ यहाँ विधियों की बात आती है, जब आप कोई एक एप्लीकेशन, यानी कि आप कोई एक हवन करते हैं, कोई एक पूजा का आयोजन करते हैं, हाँ जी, तो उसका पूरा एक वैदिक डिस्क्रिप्शन है कि कैसे किया जाए, और प्राथमिकता इस पे दी जाए कि कौन सी पूजा आपको सही में करने की आवश्यकता है। ओके, है ना, बेस्ड ऑन योर कुंडली। ऑल्सो इजाजत है, इजाजत है, हाँ, यू आर राइट इन दैट टर्म कि कौन सी आपको आवश्यकता है एंड यू आर अलाउड टू डू दैट। तो उसमें क्या है कि आप कुंडली देखेंगे, जो आपके फेवरेबल प्लैनेट्स हैं, वहाँ की जो पूजा होंगी, उन पूजाओं का पर्पस होगा जिस चीज़ से पावर मिल रही है तो उसको थोड़ा अपलिफ्ट करना, है ना। तो वो डिफरेंट विधि की पूजा होती है, जहाँ से आपको कोई, इसको अपन बाधक बोलते हैं, मारक बोलते हैं, दुष्टाना बोलते हैं, 6, 8, 12 बोलते हैं, इस प्रकार के जितने भी भाव बनते हैं, उनके जो भी लॉर्ड्स होते हैं, जो भी उनके स्वामी होते हैं, उनसे रिलेटेड जिस भी हम ग्रहों की या देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसमें हमारी क्या प्रोसेस बनती है कि उसको नलीफाई करना है, उसको नीचे लाना है, उसके प्रभावों से मुक्ति पानी है, उसको प्लीज करना है। तो डिफरेंट विधिज हैं पूजा की, और रेगुलर पूजा जो हम करते हैं उनका भी एक उद्देश्य होता है। क्योंकि जब आप किसी भी प्रकार की कोई पूजा करते हैं, आप ब्राह्मणों के सहारे जब करते हैं या स्वयं करते हैं, तो आप भगवान को इनवाइट करते हैं, आह्वान करते हैं। तो प्राथमिकता इस बात को देनी चाहिए कि अनुमति कौन कौन से भगवान को आह्वान करने की है, किस किस समय पे। अब ऐसा नहीं कि आज आपका मन किया कि कल भाई ये हवन करना है, कल विष्णु भगवान का आह्वान कर लिया, लक्ष्मी माँ का आह्वान कर लिया, गौरी गणेश का आह्वान कर लिया, नवग्रह का आह्वान। जब पूजा करते हैं तो सबका करते हैं, नवग्रह का भी करते हैं, नक्षत्र देव का भी करते हैं, जिन भगवान की आप उपासना कर रहे हैं, जिनकी पूजा कर रहे हैं, उनका भी करते हैं। तो क्या आप अलाउड हैं उनका उस दिन आह्वान करने के लिए? उसके बाद आप जब पूजा करते हैं, तो जब भगवान को आपने बुलाया है, आह्वान कर लिया, चलो अब वो सही है गलत है आप मानो ना मानो, उनको वस्त्र पहनाते हैं। वस्त्र के नाम पे अगर गणेश जी हैं तो उनको जनेऊ पहना देते हैं आप 2 रुपये का, और बाकी भगवान को आप मोली का टुकड़ा पहना देते हैं 10 पैसे का। क्या भगवान
आपके लिए बस 10 पैसे के हैं। आपने उनको बुलाया, आह्वान मतलब यू हैव इनवाइटेड देम। एक अच्छे वस्त्र छोटे छोटे मिलते हैं, वो ले आइए। उनको आप भोग लगाते हैं तो आप कुछ भी भोग लगा देते हैं। आप शास्त्रों को पढ़िए, पुस्तकों को पढ़िए। गौरी गणेश बड़ी कॉमन सी पूजा है। तो गणपति बाबा को आप लड्डू खिला देते हैं, माँ लक्ष्मी को भी लड्डू खिला देते हैं। कहाँ लिखा है ऐसा? कहीं इस चीज़ का अगर है जिक्र तो आप कीजिए, मैं उससे कोई इत्तेफाक नहीं, मैं नहीं मानता। हमारी पूजाएं बड़ी एक्यूरेट प्रोसेस में होती हैं, एज पर योर कुंडली, एज पर द वैदिक शास्त्र। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको जिसका मन हुआ जब मर्जी आए, जो आपकी अनुमति दे रही है कुंडली, आपको उसका आह्वान करना है, उनकी पूजा विधि विधान पूर्वक करनी, उनका आदर सत्कार पूरा वैसे ही करना है। पहले ज़माने में क्या, आप तो शायद बहुत छोटे रहे होंगे, लेकिन जब आप सत्यनारायण भगवान की कथा में जाते होंगे तो आप देखते होंगे आटे चीनी की पंजीरी बनती, उसके साथ एकादशी में खीर बनने का रिवाज है। हाँ। तो ऐसा क्यों है? क्यों नहीं काजू की बर्फी उस वक्त खिला देते? हाँ। कोई तो कारण रहा होगा। उन लोग, हमारे माता पिता दादा दादी, उन पे कोई तो ज्ञान होगा। लेकिन आज हम क्या है, जल्दबाजी में, पंडित जी आप ही ले आइएगा, ऐसे ही कर दीजिएगा। 1 रुपये 5 रुपये का इत्र भगवान जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिससे सुबह शाम जिसकी वंदना कर रहे हैं, और 2 रुपये का इत्र उन पे, और खुद यूज करने के लिए डेविड ऑफ। अब बताइए, तो ये गलत है या नहीं? खुद पहनिए अरमानी, भगवान के लिए वो मौली का 10 पैसे का टुकड़ा और 2 रुपये का जनेऊ। आह्वान करना है या नहीं ये पता नहीं, लेकिन बुला लिया है। तो बहुत लोग तो ऐसा है, देखा देखी बुला लेते हैं। अच्छा, कि भाई इसने करवाया, वरुण ने करवाया, तो वरुण ने 2 महीने में गाड़ी ले ली। पंडित जी को बुलाओ। अरे भाई, उसने किस उपलक्ष्य से बुलाया था? किसी ज्योतिष ने बताया था? कैसे किया? पूजा की एक विधि है, उस विधि को किसी और से समझने से अच्छा खुद उसका अध्ययन कीजिए। किताबें उपलब्ध है बाजार में, जो पुरानी पुस्तकें हैं, पुराने से पुराने जो आपको वर्जन मिलेंगे, आप उसका अध्ययन कीजिए, आपको पता लगेगा पूजा कैसे की जाती है, पूजा की अनुमति कितनी है। आप देखते हैं सावन का महीना आता है, हर एक आदमी रुद्र अभिषेक करने चला जाता है। हाँ, I was about to talk to that. अब रुद्र अभिषेक समझिए, आप किस चीज की बात कर रहे हैं? आप प्रभु की बात कर रहे हैं, शिव जी की बात कर रहे हैं, और रुद्र अभिषेक की बात कर रहे हैं। इट इज समथिंग लाइक कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसको आप ऑन करने की बात कर रहे हैं, है ना? और ये मैं नहीं बोल रहा, ये शास्त्रों में लिखा है। और अब तो साइंस भी, हमारी साइंस भी इस बात को बहुत अच्छे से मानती है। साइंटिस्ट इस बात पे मोहर लगा चुके हैं कि दुनिया के, ना सिर्फ भारत के, दुनिया के हर एक न्यूक्लियर रिएक्टर का जो शेप है वो हमारे शिवलिंग के आकार में। अब बताइए, उस न्यूक्लियर रिएक्टर की आप पूजा अपने घर में कर रहे हैं? घर में अलाउड भी नहीं होता रखना। घर में शिवलिंग रखना कभी भी अलाउड नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग क्या करते हैं कि भाई हमें रुद्र अभिषेक करना है, वो बोलते हैं तुम मिट्टी का ले आते हैं या टेम्पररी ले आते हैं और फिर दे देते हैं। रुद्र अभिषेक किया, फिर प्रोवाइड कर दिया पानी में, गंगा नदी में कर दिया, बहते हुए जल में कर दिया। आपने न्यूक्लियर रिएक्टर लाए, उसको एक्टिवेट किया, ऑन किया, सब कुछ किया, उसके बाद बहा दिया। सही कर रहे हो या गलत, ये मैं नहीं बोल रहा, ये खुद अध्ययन करो, है ना? ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल और इसका उत्तर है, लेकिन जितना अध्ययन हम लोग ने किया है उसके अनुसार मैं बस ये आप सबसे, जितने आपके दर्शक हैं उनसे ये विनती करूँगा, इसका अध्ययन स्वयं कीजिए, पुस्तकों के द्वारा कीजिए, किसी से पूछे नहीं। मुझसे पूछेगा तो मेरा अपना परसेप्शन, आप बताएंगे, आपकी अपना अनुभव है, आप अपना ज्ञान। पुस्तकों में जो लिखा है उसको आप अध्ययन कीजिए, उसको देखिए, समझिए कैसे कौन सी पूजा की जाती है। 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे देश में, सनातन धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग है, हमारी 12 राशियां हैं। कुंडली को जब आप देखिए तो 12 घर है। उसके पीछे डिफरेंट लॉजिक है कि हर एक आदमी व्यक्तिगत तौर पे एक ज्योतिर्लिंग से जुड़ा हुआ है। हाँ।
हर एक इंसान, आपका अपना एक ज्योतिर्लिंग है, मेरा अपना एक ज्योतिर्लिंग है, हो सकता है आपका रामेश्वरम हो और मेरा काशी हो। ये कैसे पता कर सकते हैं इसका नॉर्मल एक लोग? पूरा साइंस है, इस पे थोड़ा सा मतलब इट इज़ लाइक 20 से 30 मिनट का एपिसोड हम लोग अलग कर लेंगे ओके। कि आप स्वयं अपने ज्योतिर्लिंग को कैसे पहचाने, पहचानेंगे, अपनी हाँ। कुंडली को। और उससे भी महत्वपूर्ण क्या है, ज्योतिर्लिंग को तो आप पहचानेंगे, जो अनुभव होगा वहाँ जाके वो आपका लाइफ चेंजिंग एपिसोड होगा आपके जिंदगी। किसी भी मेरे पास आने से या किसी भी ज्योतिषी के पास जाने से ज़्यादा बढ़िया अनुभव आपको तब होगा जब आप अपने ज्योतिर्लिंग से कनेक्ट करेंगे। और कैसे कनेक्ट करेंगे उसका भी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड जो कर रहे हैं ज्योतिर्लिंग का, उस पर अपन इस पर चर्चा करेंगे कि कौन से तत्व से आप अपने ज्योतिर्लिंग से जुड़े, किस एलिमेंट से यू आर कनेक्टेड विद योर ओन ज्योतिर्लिंग। तो हर एक इंसान जो 5 तत्व हम बोलते हैं, जैसे पंचांग के भी 5 अंग हैं, वास्तु में भी हम 5 एलिमेंट्स को लेते हैं, तो 5 तत्व का बड़ा महत्व है। आप अपने ज्योतिर्लिंग से कौन से तत्व से जुड़े हैं, उस तत्व से आपको वहाँ पे पूजा अर्चना करनी है। तो अगर आप अग्नि तत्व से जुड़े हैं तो आपको अपने ज्योतिर्लिंग पे जाके जल से जल अभिषेक नहीं करना है, आपको दिया बाती वहाँ पे करनी है ना। तो वो एक साइंस है, वो नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि वो टेक्निकल पार्ट है, जब हम स्क्रीन पे समझाना शेयर पड़ेगा करके अपना कुंडली के अनुसार सब दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वो स्वयं अपनी कुंडलियों पे कैसे ये पता लगाएं कि उनके परिवार के कौन से ज्योतिर्लिंग हैं, कौन से तत्वों से जुड़े हैं, कौन से मंत्र उनके अपने हैं, जिससे वो वहाँ जाके खुद पूजा करेंगे तो बिना किसी ज्योतिषी या मेरे या किसी के भी मदद से उनको एक ऐसा अनुभव प्राप्त होगा आज तक नहीं हुआ। आई वॉन्ट टू फिगर आउट कि मेरा कौन सा है, मेरे को जाके देखना कि क्या फील होता है। हम लोग अवश्य उस पर काम करेंगे और नेक्स्ट वाले एपिसोड पे जब चर्चा हो रही होगी तो आपका भी बताएंगे, आपकी प्लान भी बनाएंगे उस चीज़। थैंक यू, धन्यवाद। ओके, सो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया पॉडकास्ट बहुत सारे लोगों के लिए क्योंकि आधी बातें लोगों के सर के ऊपर से जाएंगे अगर वो डिटेलिंग में नहीं समझते। तो थोड़ा सा मेरे को ये सवाल पूछना है कि एस्ट्रोलॉजी को जब हम देखते हैं तो जैसे स्टार्टिंग में ही आपने बोला कि ये साइंस सबके लिए नहीं थी, ये साइंस बहुत सीक्रेटिव साइंस है और इसका यूज़, तो आज के टाइम में हर किसी को एक एस्ट्रोलॉजर चाहिए और वो बहुत बेसिक चीज़ के लिए भी चाहता है कि मैं एस्ट्रोलॉजर पकड़ूं, और उस ही चीज़ में वो फंसता है, कभी उसके साथ कोई गलत कर देता है, क्योंकि जो हमने बात करी पहले। सो वहाँ से इस इंडस्ट्री की भी जो होता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है और ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं सोसाइटी में। बट आई वॉन्ट कि जैसे सपोज मैं हूँ, अब मेरे को एस्ट्रोलॉजर के पास कुछ गोल्स लेके जाने चाहिए या सिंपल सा चला जाना चाहिए और मैं खुद जाके बस एक ब्लैंक कोरा कागज बन के मैं चला गया और मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए? अगर ऐसा करेंगे तो ये हमारी खुद की स्वयं की मूर्खता है। हाँ, जैसा मैंने बताया पहले, तो जिस ज्योतिष के पास आप जाएं, जिस ज्योतिषार्य के पास आप जाएं, उनको कैसे परखें कि भाई वो कितने पानी में है और कितने कामयाब। ट्रू। और ये परखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के डेट में सही में अलग अलग प्रकार के लोग हैं और कुछ भी चल रहा है। बड़े अनुभवी लोग हैं, मेरा खुद का ऐसा बहुत सारे एक्सपीरियंस है कि मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो मिल के जिन्होंने मेरा भविष्य बताया है। तो ऐसे ऋषि मुनियों से भी मैं मिला हूँ जिन्होंने हाथ मेरा छुआ है और बता दिया है कि तू कौन है, कहाँ से है। तो वो एक घूसबम्स देने वाली है, उस पर कभी और चर्चा होगी, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। लेकिन हाँ, हमें इस चीज़ पे जब भी किसी भी कार्य को हम करें, वो ज्योतिष पे जाएं या कहीं भी जाएं, एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल अगर डिफाइन नहीं है तो वहाँ जाके अगर रैंडमली कुछ भी आप सुन के आ रहे हैं तो वो आप खुद को मूर्ख बना के एक तरीके से सिर्फ डोपामिन रश है कि उन्होंने आपने वैसे अच्छा सुन लिया और आप आ गए खुश हो। एग्जैक्टली, या उन्होंने आपको डरा दिया और 4 उपाय दे के तो ये बता दी। हमने आज तक ना खुद पहनी ना किसी को पहनाई। हमारे उपाय बड़े सिंपल हैं जिसमें आपको केवल 5 मिनट अपने ऊपर देना होता है, जिसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। जैसे क्या होता है वो? हम कोई रिचुअल बताते हैं आपको, कोई मंत्र बताते हैं, कोई चित्र बताते हैं, कोई पेड़ पौधा बताते हैं, कोई स्थान बताते हैं आपके घर का कि यहाँ पे आप बैठिए 5 मिनट, यहाँ पे आपको ये वाले मंत्र का उच्चारण करना है, ऐसा पौधा इस दिशा में लगाइए, उसकी ऐसे सेवा कीजिए, उसके पास बैठ के इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। इस प्रकार की रेमेडीज़ है जिसमें आपका दिन में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा और 2 रुपये भी नहीं लगेगा। हम ना पत्थर बताते, ना हम आपको कोई और बहुत बड़ी विधि बताते। हम आपको ये ज़रूर गाइड करते हैं कि कौन कौन सी पूजाएं आपको करवानी चाहिए, कौन से हवन आपके लिए आवश्यक है,
कौन से भगवानों से आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, जिसको रिग्रेशन बोलते हैं। ओके, तो ये कैसे फिगर आउट होता है? ये सारी कुंडली से निकाला जाता है। ओके ओके। तो ये एक डिटेल्ड प्रोसेस है जिसमें हम आपके बर्थ चार्ट, डिविजन चार्ट, नवांश और बहुत सारी चीज़ों को लेकर। इट्स काइंड ऑफ पितृदोष ऐसा सा? नहीं, पितृदोष एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, पितृदोष एक अलग चीज़ है। ओके। अगर आपको करियर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम D10 निकालेंगे, आपका दशांश चार्ट जिसको हाँ। उसमें हम बाधक प्लैनेट्स को निकालेंगे, उस पर एफ्लिक्शन देखेंगे, कौन से ग्रहों का एफ्लिक्शन है, किस कारण से वहाँ पे चीज़ें रुकी हुई हैं, वहाँ की डिफरेंट पूजा होंगी जो हम आपको बताएंगे। वो पूजा आप खुद भी कर सकते हैं, आपको नहीं आता, आपकी इच्छा है कि आप किसी ब्राह्मण के द्वारा करवाना चाहें, आप वो भी कर सकते हैं। हाँ, आपको सिंपल मंत्र भी देते हैं, जिस मंत्रों को चैंट करने से भी उस चीज़ का बहुत हद तक आप रिलीफ पा पाएंगे और बहुत ही जल्दी 10 से 15 दिन के अंदर आप उसमें प्रोग्रेशन देख पाएंगे। ओके। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग टेक्निक्स अलग अलग प्रॉब्लम्स पे अप्लाई होती हैं। लेकिन यहाँ जेमस्टोन की बात करते हैं तो मैं बहुत सीधी सी बात बताता हूँ। आप जब किसी ज्योतिष पे जाते हैं, वो आपको देखता है और बोल देता है कि 4 रत्ती का पहन लो, 5 रत्ती का पहन लो। जेमोलॉजी जब आप पढ़िएगा, जब आप स्टोन्स के बारे में आप स्टडी कीजिएगा, तो स्टोन आपके बॉडी के प्रोपोर्शनल चलता है, जिसको BMI बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, कि आपकी हाइट कितनी है, वेट कितना है, फैट कितना है, उम्र कितनी है, उसके अनुसार आपको स्टोन कौन सा पहना रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज कितनी आई हैं, उसके हिसाब से एक प्रोपोर्शनल में एक रेशियो निकलता है जिसके अनुसार बताया जाता है। हाँ। लेकिन उसको तो कोई कंसीडर करता ही नहीं। आप अगर पुराने किसी मंदिर, टेम्पल, राजा महाराजा के पैलेस में जाएंगे, उनकी आप देखते होंगे वस्त्र पोशाक, वहाँ म्यूजियम होता है, वहाँ इतने बड़े बड़े बाजूबंद पड़े होते हैं, किसी में पुखराज होता है, किसी में नीलम होता है, किसी में एमरल्ड होता है। कोई बाजू में पहनता था, कोई गले में पहनता था, कोई कमर में पहनता था, कोई पाँव में पहनता था। अंगूठी में पहनना कहीं वो अनिवार्य नहीं। That's an easy way to carry आज के ज़माने में, इसलिए easy way, that is the cheapest way to wear it, क्योंकि यहाँ जब आप पहनिएगा तो आपको बड़ा बने, हाँ, महंगा हो जाएगा, है ना। तो वो शॉर्टकट, अब उसका क्या प्रयोग रह जाएगा, एक बात बताइए। आपको पहनना अगर 50 रत्ती का था, अब ऑब्वियसली आप अफोर्ड नहीं कर पाएगा आदमी, क्योंकि आज के डेट में ऑर्गेनिक और ओरिजिनल जो है, अगर 50 रत्ती की बात करें तो लाखों में चले जाएंगे, है ना जी। तो वो जस्ट टू मेंटेन दैट टर्नओवर, 5 रत्ती पहन, उसको कोई फर्क ही नहीं आना, कोई फर्क ही नहीं आना। अभी हमारी आपकी चर्चा हो रही थी इसी पे, चलिए उसको कभी और आप बोले तो अभी आज इसी पॉडकास्ट में करेंगे। आपके बड़े सिमिलर लुकिंग पॉडकास्टर हैं, जो मैं भी बड़ा उनका आदर करता हूँ, जिन्होंने बड़े प्रमुख न्यूमरोलॉजिस्ट को बुलाया था। जिनको बुलाया था उनके पिता का मैं तहे दिल से सम्मान करता हूँ। मैंने बड़े क्लोजली उनके क्लाइंट्स को हैंडल किया है और मैंने ये देखा है कि उन्होंने चमत्कार करके दिखाया। ओके। और न्यूमरोलॉजी करते हैं वो लोग, तो न्यूमरोलॉजी क्या है, उनके पिता ने भी नॉन लिविंग थिंग्स पे अप्लाई की थी जहाँ उनको सक्सेस मिली थी, है ना जी। तो कुछ क्लाइंट्स थे बड़े, मतलब नाम बताना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन कॉमन क्लाइंट्स हो गए अब तो। उन्होंने जिनको सर्विस दी वो आज हमारे क्लाइंट अगर हमारे पास हैं तो हमारे पास हैं। इनफैक्ट आज कितनी तारीख, 5 तारीख है, कल शाम को 4 तारीख को यहाँ जो बैठे हुए थे ये उनके ही क्लाइंट थे। बड़ा बहुत प्यारे व्यक्ति हैं, यहीं गुड़गांव में उनका ऑफिस है, फरीदाबाद में रहते हैं। तो क्या होता है कि उन्होंने भी जो काम किया, उनके पिता ने जो काम किया, वो मूवी के नाम बदलने पे काम किया, कैसे नाम रखना, नॉन लिविंग थिंग्स पे काम किया। न्यूमरोलॉजी को वहाँ गाड़ी का नंबर होना चाहिए, ऐसा गाड़ी का नंबर, कोई सिनेमा आ रही है उसका नाम, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने प्यार किया, तो M कितने होने चाहिए, उसमें किस डेट को रिलीज होनी चाहिए, आएगी, वो सारी चीज उन्होंने ह्यूमंस पे अप्लाई उतना नहीं किया। ह्यूमंस का रेट ऑफ सक्सेस उन्हें नहीं मालूम। अब जो परंपरा, उस पॉडकास्ट जो आपने मुझे दिखाई अभी, जिस पे चर्चा हम लोग कर रहे थे, अब उन्होंने, मैं उनका भी बड़ा सम्मान देते हुए बोलूँगा कि उन्होंने 1 से लेके 10 तक के अपने टोटल अंग बता के बोल दिया कि भाई ये पत्थर पहन लो। ये गलत है। किसी का 3 है और आपने बता दिया कि एमरल्ड पहन लो, पॉसिबिलिटी 90% है कि वो मारक हो सकता है, वो बाधक हो सकता है, वो 6, 8, 12 का स्वामी हो सकता है मरकरी, है ना जी। वो करंट दशा में अनफेवरेबल हो सकता है। खाली आप उसके बर्थ डेट के अनुसार किसी को पत्थर गाइड कर देना इज
एब्सोल्युटली इनकरेक्ट और सच्चाई है वरुण। सच्चाई अगर सुनना चाहोगे तो सच्चाई ये है कि ये जो न्यूमरोलॉजी है ये फिरंगी है, इसका हमारे वैदिक शास्त्रों में कहीं भी कोई विवरण नहीं। न्यूमरोलॉजी वैदिक उसके साथ जो कंबाइंड, न्यूमरोलॉजी वैदिक शास्त्रों का हिस्सा हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे शास्त्र के अनुसार हमारी तिथियां जो हैं हाँ, वो लूनर कैलेंडर के हिसाब से चलती हैं, जहां हम पहली तारीख को प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी ऐसे गिनते हैं। हम 1 जनवरी 2 जनवरी नहीं करते, हम 1 दिसंबर 10 दिसंबर नहीं करते, हाँ, है ना। तो हमारा लूनर कैलेंडर बिल्कुल अलग है। तो इसमें किसी भी प्रकार से जब वैदिक विद्या की बात होगी तो हम 1+4+19+80 नहीं कर सकते, है ना। अगर आप 2023 को बच्चा जन्म हुआ है किसी का, तो हम 5+6+20+23 नहीं कर सकते। हम आज की तिथि को कैलकुलेट करेंगे, और हम अंक ज्योतिष हमारे शास्त्रों में भी है, लेकिन हमने अंक ज्योतिष को हमेशा नॉन लिविंग क्रिएचर्स पे अप्लाई किया है। हम लोग ने, जैसे पुराने राजा महाराजा भी थे, उन्होंने कितने युद्ध में कितनी संख्या में सैनिक जाएंगे, कौन सी तिथियों में युद्ध को आरंभ करेंगे, किस दिन हम अटैक करेंगे, उन चीज़ों में हमने अंक शास्त्रों का प्रयोग किया है। रीजन के कुछ रीजन होता है कि इस पे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। ये एप्लीकेशंस है, ओके, है ना। अब एप्लीकेशंस क्या है, जो वैदिक शास्त्रों के अनुमति के अनुसार हम लोग चलते हैं। ठीक है। कौन से एप्लीकेशंस लिविंग क्रिएचर्स के लिए हैं, कौन से नॉन लिविंग क्रिएचर्स के लिए हैं, ये डिफाइंड है। उस चीज पे कोई उसको चेंज नहीं कर सकता। दैट इज हाउ इट इज। न्यूमरोलॉजी इज नॉट वैदिक साइंस, और इस चीज का मैं दावा करता, ओके। क्योंकि न्यूमरोलॉजी इज बेस्ड ऑन योर इंग्लिश कैलेंडर। आपकी आज अगर जन्म हुआ है 5th June 2023 एज पर आवर वैदिक कैलेंडर, इट इज नॉट। हाँ, हम प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी ऐसे चलेंगे। हमें 1 2 3 से मतलब नहीं है आपके। तो मतलब सपोज जैसे मेरी 24 तारीख है, डजेंट मैटर इसमें कि 24 तारीख का कोई सिग्निफिकेंस है या नहीं है। सपोज मेरा बर्थ, आपके 24 तारीख का सिग्निफिकेंस जो बनेगा वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होगा। हिंदू कैलेंडर में हम उस तिथि को देखेंगे। अब जब हम उस तिथि को देखेंगे तो हमें पंचांग खोलना होगा। अब जब पंचांग खोलेंगे तब हमारे पास वो 5 अंगों का प्रयोग आएगा, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब इस पे एक और चर्चा होगी जिसको दग्धा राशि बोलते हैं। तिथि के अनुसार, हर एक तिथि के अनुसार कुछ ऐसी राशियां होती हैं जो जलन अवस्था में, जली हुई अवस्था में पहुंच जाती हैं, जिसको दग्धा बोलते हैं। ओके, थोड़ा इस पे एलोबरेट करेंगे क्योंकि ये बड़ा इन डेप्थ टॉपिक है, तो इस पे काफ़ी समय लगेगा। तो सरल भाषा में इसको ये कहा जा सकता है कि जैसे प्रतिपदा यानी कि पहली तिथि में जो पैदा होता है, उसका इफेक्ट सर्टन ऐसी राशि पे जाता है जो जलन अवस्था पे होती है। ठीक है। अब पॉसिबिलिटी ये है कि प्रतिपदा जिस दिन हुई, उस दिन जिसका जन्म हुआ, उसका टोटल अंक 3 आ रहा है, और किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने उसको इमरल्ड पहना दिया। और अगर दग्धा अवस्था की राशि उसकी बुध है, तो वो बर्बाद हो जाए। जली हुई चीज को आप और जला दीजिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं हमारे वैदिक कैलेंडर, वैदिक पंचांग के अनुसार। तिथि प्लस योग, तिथि प्लस वार, तिथि की अपनी दग्धा अवस्थी। तो ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके बहुत सरल तरीके से हम न्यूमरोलॉजी से भी बहुत पावरफुल टूल बना चुके हैं पहले, जिसको पंचांग बोलते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज को बहुत फॉलो करते हैं। तो आप अगर ये बोलो कि आप पंचांग फॉलो कर रहे हो, तो आपको थोड़ी सी शर्म आएगी। आप बोलो मैं न्यूमरोलॉजी को फॉलो कर रहा हूँ, मैं फला न्यूमरोलॉजिस्ट से मिला। ऐसे कौन सी वैदिक शास्त्र में न्यूमरोलॉजी की गणना है, मुझे बताइए। और हो कैसे सकती है, मुझे ये बताइए, जब हमारी गिनती ही नहीं, जब मेरे शास्त्र में लिखा ही नहीं, तो कैसे न्यूमरोलॉजी को उत्पन्न कर दोगे तुम? वैदिक शास्त्र में हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं। ये आप वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हो और उसको फिर
ऐसा इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कल्चर उसको हाँ सही यहाँ पे आप कर दीजिए, हाँ, तो वो ये संभव सही नहीं है। और वो भी कल्चर आज भी वो प्रैक्टिस करते हैं जो वहाँ के, आप जिस देशों से ये शुरू हुआ है उन देशों में भी अगर आप इन डेप्थ स्टडी करेंगे तो वहाँ के जो सीनियर मोस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट होते थे वो इसको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए उपयोग करते थे, वो मिशंस पे उपयोग करते थे, वो बिजनेसेस पे उपयोग करते थे, वो लिविंग क्रिएचर्स पे नहीं करते थे। तो यही है कंफ्यूजन जिसपे इतनी सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं और इतनी सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं और कंफ्यूजन बढ़ती जाती है। कितना अगर कुछ भी गलत स्टेप ले लो तो कितना ही डिजास्टर की तरफ चीज निकल जाती है। देखो इससे अच्छा तो क्या है कि कुछ लो ही। हाँ वही कि फिर न्यूट्रल ही रहो, ज्यादा तुम्हारे लिए बेटर है। बहुत बहुत ज्यादा अच्छा ये होगा कि इंसान कुछ करने से अच्छा कुछ ना करे। अरे भक्ति करनी है, अपने मन में श्री राम का नाम बोल दो, इससे पावरफुल तो कोई नाम है ही नहीं। 2 बार दिन में श्री राम का नाम बोल दो, समझो तुमने सब कर लिया। हर एक ज्योतिष पे हुआ और ये सत्य है, मेरा तो प्रोफेशन है। लेकिन इस प्रोफेशन के बाद भी मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि हमारे जैसे लोगों के पास आने से श्री राम की वंदना कर लो, उससे ऊपर कुछ नहीं है। सबसे ऊपर मेरे नज़र में वही है। मैं तो देखो एक शिव भक्त है, तो जब हम शिव पुराण को भी अध्ययन कर रहे थे तो जहाँ आज के डेट में लोग मेडिटेशन बोलते हैं वो योग है हमारी भाषाओं में। तो योग में जब बात होती है तो आदि योगी प्रभु श्री शिव वो भाई जब दिन भर योग अवस्था में रहते थे और मन मन मुस्कुराते थे, तो एक उसमें बहुत अच्छा चर्चा है जिसमें माँ उनसे पूछती है, माँ पार्वती उनसे पूछती है कि प्रभु किसका स्मरण करते हो तुम, कैसे मन मन मुस्कुराते रहते हो, इसमें है क्या राज, मतलब कोई तो होगा जिसको तुम याद करते हो। तो प्रभु ने माँ से बोला, वो सुनिएगा थोड़ा गौर से सुनिएगा, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानन। सुनने में अच्छा लग रहा है। तो माँ को उन्होंने बताया कि देखो जी सब नाम से बड़ा श्री राम का नाम है और उसी को सुन के मैं मनमोहित हो जाता हूँ। और कोई भी व्यक्ति अगर श्री राम का नाम 2 बार जप ले तो हजारों नाम से बड़ा है ना जी। तो अब देखो क्या है कि हमारे इतने सारे शास्त्र हैं, वेद हैं और इतने रेफरेंस बुक्स हैं, बहुत बार ना कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है, बहुत कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं आपस में चीज़ें। तो रेफरेंस के लिए भाई इतना पावरफुल नाम है श्री राम का, जिज्ञासा होती रहे। हम लोग यंग थे, हमारी भी जिज्ञासा थी, भाई हम लोग बहुत रिसर्च करते थे हर एक टॉपिक पे कुछ। वाई तो देखो हमेशा आता है, हमेशा कि वाई क्यों। हाँ। वो जब आता है तो भाई क्या करता है बंदा, वो रिसर्च करता है, उस चीज़ की और खोज में जाता है। तो फिर हम विष्णु सहस्त्रनाम के आगे पहुँचे। तो विष्णु सहस्त्रनाम का जब अध्ययन किया तो विष्णु सहस्त्रनाम इज साइंटिफिकली द ओनली मंत्र जो इतिहास का पार्ट है, विच हैज हैपेंड। इतिहास इज समथिंग विच हैज हैपेंड, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ महाभारत। विष्णु सहस्त्रनाम इज अ पार्ट ऑफ महाभारत। तो 10 उसका ये हमें प्रूव मिलता है कि भाई ये हुआ है, महाभारत में लिखा है तो ये हुआ है, माइथोलॉजी नहीं है। तो ये मतलब कोई भी ऐसी मन ग्रंथ कहानी नहीं है। बाकी चीज़ों पे मैं कोई चर्चा नहीं करता। तो जब आप विष्णु सहस्त्रनाम को भी देखेंगे ना तो उसमें शुरुआत होता है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर क्या है, युद्ध के बाद जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है तो युधिष्ठिर बहुत दुखी होता है। बहुत दुखी होकर वो श्री कृष्ण के पास जाता है, बोलता है कि माधव अपने इतने मारे गए, वो भी अपने थे, ये भी अपने थे, अब इतने अपनों के वध के बाद, इतने मर जाने के बाद अपने लोगों, इस भार से ना मुझे मुक्ति चाहिए, मैं जीना नहीं चाहता। तो मुझे मुक्ति का रास्ता बताइए, मुझे मार्ग बताइए कि कैसे मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरी एक जवाबदेही अपनी प्रजा के प्रति भी है। तो युधिष्ठिर बहुत ऑनेस्ट आदमी था, तो वो ऐसा नहीं था कि सुसाइडल अटेम्प्ट ले लेते और कुछ और कर लेते। तो श्री कृष्ण के पास गए और बोले माधव भाई मुझे सही रास्ता बता दो कि कैसे मैं इन चीज़ों से मुक्ति पाऊँ, कैसे मैं, या तो मुझे मुक्त कर दो या मुझे वो डायरेक्शन दे दो कि मैं अपनी प्रजा का भला कर पाऊँ, क्योंकि आई एम नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड। इतना ज़्यादा मैं डिप्रेशन में हूँ। तो श्री कृष्ण बोलते हैं भाई इसका तो एक ही आदमी, ज्ञानी आदमी है यहाँ पे जो तुम्हें बता सकता है। और उन्होंने भाई इशारा किया भीष्म पितामह के पास,
जो कि बाणों की शैया पे उस वक्त लेटे हुए थे। तो उन्होंने बोला आप मुझे इसी वक्त प्रभु पितामह के पास ले चलिए। तो ये जब जाते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम में वही शुरू होता है। जब युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास पहुंचता है तो युधिष्ठिर, वहाँ शुरुआत यही है, युधिष्ठिर वाचा, वो पूछता है कि प्रभु आप पितामह आप मुझे बताइए। फिर भीष्म पितामह बताते हैं कि भाई तुम्हें अगर इन सब चीज़ से, दुख से मुक्ति चाहिए तो विष्णु भगवान का सहस्त्रनाम यानी कि 1000 नाम का उच्चारण करो, जप करो तो मुक्ति मिल जाएगी। श्री कृष्ण वहाँ उपस्थित थे। तो विष्णु सहस्त्रनाम के अंत में आता है ईश्वर वाचा, फिर वही आता है श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानन्य। तो आपको 2 रेफरेंस पॉइंट बड़े स्ट्रॉन्ग मिलते हैं, है ना जी। एक हमारे पुराण में मिलते हैं, एक इतिहास में मिलते हैं। तो 10 वी कंक्लूड श्री राम का नाम सबसे, जय श्री राम, जय श्री राम। तो 2 बार श्री राम का नाम बोल लीजिए, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं, आपको कहीं पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं। एस्ट्रोलॉजी को, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के पहले ये समझो कि वो है भी कि नहीं, उसका अनुभव क्या है। जाके उसके टेस्टिमोनियल रिटर्न नहीं, उससे बोली वीडियो टेस्टिमोनियल दिखाइए, रेफरेंस दिखाइए अपने, कौन है आप, जिस इंडस्ट्री में उस इंडस्ट्री के लोगों के रेफरेंस दिखाइए। हाँ, है ना। अनुभव भी क्या है, बड़ा स्कैटर्ड अनुभव है लोगों का, है ना जी। हमारे पास बिल्डर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बड़े अच्छे स्टार्टअप्स हैं, यूनिकॉर्न वाले स्टार्टअप्स हैं, मतलब जैसे कैसे हैं आपके पास। हाँ, क्लाइंट बेस क्या है, क्लाइंट बेस क्या है, और आप जिस सेगमेंट के, उस सेगमेंट के रेफरेंसेस उनसे चेक कीजिए कि भाई हो भी, उपस्थिति है भी, या खाली यूट्यूबर हो। क्योंकि बहुत सारे तो सच्चाई ये है कि आजकल ऑनलाइन यूट्यूबिंग और ये सारा जो एक मीडियम बन गया है कि आदमी थोड़ा इंगेज हो जाता है। देखो बात क्या है कि नानक दुखिया सब संसार, भाई हर एक इंसान को कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई समस्या अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं विचलित है, कोई कुछ ना कुछ चलता है। तो क्या चल रहा है उसका उत्तर खोजने के लिए वो भटक रहा है दर्शक। तो दैट इज हाउ। कितनी भारी बात है। बहुत कुछ आपको पता है। कितना आपने 30 साल की मेहनत है जितनी भी है इसमें, आपका आप अपनी पर्सनल पे भी काम करते हो, लाइक अपनी। देखो पहला तो वरुण मैं बताऊंगा, 30 साल का तो मेरा अनुभव और मेहनत चल रही है ना। और अगर अपन बात करते हैं कि कितने सालों का अनुभव है, तो इसमें मैं अपने परदादा लेट श्री धर्मचंद खन्ना जी, अपने दादा लेट श्री महेंद्र कुमार खन्ना जी को भी इंक्लूड करना चाहूँगा कि ये परंपरा हमारे ना पूर्वजों से चली है। तो वो स्कॉलर्स रहे, वो चीज़ें, वो नोट्स, वो ज्ञान जो है लीनिएज की तरह ट्रांसफर हुआ। तो एक तो वो चीज़ जब आपको मिलती है ना, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग वैसे ही हो जाता है, बेस आपका बन जाता है। फिर उन्होंने जो उनके मार्गदर्शन में उन्होंने जहाँ मुझे धक्का दिया, जहाँ पुश किया, जिन डायरेक्शंस में, जिन लोगों के पास, जिन गुरुओं के पास, है ना, तो वो एक अलग अनुभव था। और आज भी मैं जिस आप ये समझिए जिस लर्निंग सर्कल का मेंबर हूँ, जहाँ मैं पढ़ाता भी हूँ, और कुछ मेरे पुराने ऐसे गुरु भी हैं जो ऑब्वियसली अभी 90+ हैं, और लेकिन फिर भी टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उनका आशीर्वाद और बना रहे और हेल्दी हैं। तो बड़ा अच्छा एक व्यवहार बनता है जहाँ हम रिसर्च करते हैं। हमारी अपनी टीम इतनी स्ट्रांग है, हमारे पास इतने स्ट्रांग स्कॉलर्स ब्राह्मण्स हैं जो इतना इन डेप्थ कूदते हैं आज के डेट में। तो मतलब मज़ा आता है। हमारे यहाँ रोज़ शाम को 1.5-2 घंटे एक, आप ये समझो जैसे ऑफिस में, कॉर्पोरेट्स में कॉन्फ्रेंस होती है, हमारे यहाँ ग्रुप डिस्कशन होता है जहाँ हम अलग अलग कुंडलियों पर चर्चा करते हैं, उनके क्या वैदिक उपाय हैं, क्यों होने चाहिए, कितने होने चाहिए, मंत्रों का जाप अगर आप करें तो कितने होने चाहिए, ओके, है ना। दैट विल डिपेंड ऑन योर एज, प्लैनेट की डिग्री, उसकी दशा कितनी बची है, वो दशा, बहुत सारे पैरामीटर्स को इंक्लूड किया जाता है। और ये सोचो, ये अद्भुत साइंस कितने हजार साल पहले फुल फ्लेश्ड बनती। अगर अपन बात करें
तो रामायण काल में भी इसकी मौजूदगी है, महाभारत में भी इसकी है। तो रामायण की बात करें तो कितने हजार साल हो गए यार, कितने हजार साल पुरानी साइंस है। तो इसका आदर कीजिए, इसकी इज्जत कीजिए और इसका सही तरीके से प्रयोग कीजिए। इसका प्रयोग इतना प्रभावशाली है कि अभी तो हम लोग उस टॉपिक पे नहीं आए। नेक्स्ट जो अपन D10 और दशांशा वाला एपिसोड करेंगे उसमें हम लोग लिंक देंगे नीचे। हाँ, कि जितने भी आपके व्यूअर्स हैं ना, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, अपना पूरा नाम बस ये डाल दे। उन सबको एक छोटा सा उपाय दिया जाएगा हमारे तरफ से आपके व्यूअर्स को कॉम्प्लीमेंट्री, कि वो अपने करियर में प्रोग्रेशन, सक्सेस विद इन 15 डेज बिना 1 रुपया खर्च किए हुए कैसे देख सकते हैं। उस फॉर्म पे लिंक पे क्लिक करके डिटेल्स डालेंगे, हमारी टीम उनको एक कोई रेमेडी भेजेगी, फ़ोन पे व्हाट्सएप के ज़रिए बताएगी, जिसमें उनका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा और 15 दिन के अंदर रिजल्ट मिलेगा। ये मैं आपसे आज आपके पॉडकास्ट पे वादा करता हूँ और आपके व्यूअर से। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट जो हमारा दशांशा पे है उसका इंतज़ार करना, जुड़े रहना। एग्जैक्टली। सो अगर इसको हम ब्रेक डाउन करता हूँ और बिल्कुल नीचे समझने की कोशिश करता हूँ, तो एस्ट्रोलॉजी को हमारे को समझने के लिए सबसे पहले मेरे को, सपोज अगर मैं अपनी बात करता हूँ, तो मेरे को मेरा डेट, टाइम कि मैं कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, मेरा पूरा नाम क्या है, इन सारी इन्फॉर्मेशन जब पूरी प्रोवाइडेड होगी उसके बाद ही कुछ हो सकता है। प्लेस भी उसमें, प्लेस। सो ये 4 पैरामीटर्स हैं, कुछ और भी है? बस ये ठीक 3 है। पैरामीटर है, Okay. नाम की भी आवश्यकता नहीं। इस साइंस को बहुत सिंपल लेके बताता हूँ। हाँ जब अपन प्लेस की बात करते हैं हाँ जी, तो हमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मिले, हाँ, है ना। हम यहाँ पे बैठे हैं, हम्म, तो गुड़गांव का एक लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, हमने डिफाइन कर लिया। टाइम अभी का समय चल रहा है, डेट अभी की समय चल रही है। जब ये डिफाइंड हो गया तो हमें मालूम है कॉस्मिक प्लेसमेंट कैसी है। ठीक है। इस वक्त जो हमारे नवग्रह हैं, है ना, सूर्य से लेके केतु तक, वो सारे कैसे प्लेस्ड हैं। तो हमारे पास जो डेटा साइंस है, जिसको अपन ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं, उसकी अनुसार ऐसी अवस्था में इस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में इन ग्रहों का क्या भाव होगा, क्या इफेक्ट होगा, वो हमें पता लग जाएगा। तो इस घड़ी जो बच्चा पैदा होगा, तो आसमान की अवस्था देखते हुए हम ये बता सकते हैं उसमें ये एनर्जी अंदर गई है, तो उसके ये लक्षण होंगे। Okay. अब जैसे जैसे वो आगे, क्योंकि इट इज डायनेमिक कॉस्मिक वर्ल्ड, है ना, प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं। हाँ, तो प्लैनेट ऐसा नहीं है कि स्टैटिक है, यूनिवर्स इज डायनेमिक, वो घूमता रहेगा। exactly. तो वो जब घूमता है तो वो प्रभाव चेंज करेगा। वो प्रभाव चेंज करेगा तो आपके अलग अलग उम्र में क्या क्या प्रभाव आएंगे उसी पे आधारित, क्योंकि बेस चार्ट हमने बना लिया, तो उसके बाद हम ट्रांजिट चार्ट्स बनाएंगे, इस बेस चार्ट के हम डिविजनल चार्ट्स बनाएंगे। Okay. फिर हम उस अनुमान पे पहुंचेंगे कि भाई क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या सही प्रभाव है, क्या गलत प्रभाव है। हम किसी भी चीज़ को बदल नहीं सकते, गलत प्रभावों को हम कम कर सकते हैं, इम्पैक्ट कम कर दिया उसका। इम्पैक्ट कम कर सकते हैं वैदिक रिचुअल्स के द्वारा। अच्छे प्रभाव का इम्पैक्ट हम थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, है ना जी। तो जब ये दोनों चीज़ों को आप ऐसे अलाइन करोगे तो आउटकम क्या होगा, विल बी द डिजायर्ड आउटकम, है ना जी। गलत प्रभाव को आपने कम कर दिया, अच्छे को आपने और ऊपर कर दिया, जो आप चाहते थे वो आपको मिल गया। हाँ जी। एज का भी कुछ होता है कि सपोज जैसे कि कहते हैं कि 18 साल के बाद बदल जाती है कुंडलियाँ या कुछ ऐसा कुछ, ये सब मिथ्स है? ये सारे मिथ, ये तो क्या वैसे हजारों मिथ। 6 दिन के बाद ऐसा हो जाता है, 27 दिन के बाद ऐसा हो जाता है, 43 दिन के बाद ऐसा हो जाता है, 12 साल के बाद ऐसा हो जाता है। देखो ये मार्केटिंग स्टंट्स है। आप पैदा हो Client गए, आता है। लग गई, दैट इज द डेट ऑफ बर्थ, मैं बदल नहीं इट सकता। विल नेवर चेंज। और ये भी कॉन्सेप्ट होता है, सपोज जैसे मैं पर्सनल और एक बहुत ह्यूमन लेवल पे सोच रहा हूँ, तो सपोज मेरे को बहुत इरिटेशन होती है सोच के कि सब कुछ प्री डिजाइंड है ऑलरेडी। सो प्री डिजाइंड को आप ये बोल सकते हैं कि जैसे आप एक मकान लेने जाते हैं, हाँ, है ना जी, तो आप फ्लैट लें, बना बनाया मकान लें, तो उसका एक आर्किटेक्चर बना हुआ होता है ना, उसका इंटीरियर आप खुद कराते हैं। हाँ,
बहुत बार ऐसा होता है इंटीरियर करवाने में आप एक आधा दीवार हटा देते हैं, रूम को एक्सपैंड कर देते हैं, हाँ, या एक नई दीवार खड़ी करके एक नया रूम बना, तो दैट इज व्हाट इज कर्म, है ना। प्री डिजाइंड वो स्ट्रक्चर था कि इतने स्क्वायर फीट, इतने गज, इतने मीटर का तुम्हारा दायरा है, इतने समय के लिए तुम आए, इतने समय तुम रहोगे, ये तुम्हारा दायरा है। अब उसका इंटीरियर डेकोरेशन तुम्हारे कर्म पे आधारित है, तो वो तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसका क्या आउटपुट आ रहा है, ये सब क्या है, दैट इज व्हाट इज कर्म। क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसका क्या आउटपुट आ रहा है, दैट इज कर्म। अब उस कर्मा को कैसे अंडरस्टैंड करें, कैसे अलाइन करें, दैट इज ज्योतिष शास्त्र का एंट्री, जहां वो तुमको हेल्प करता है ना जी। दिनचर्या में कर्मा इज नॉट जस्ट हेल्पिंग अदर्स, एवरी एक्टिविटी यू डू, जो भी कार्य तुम करते हो इज कंसीडर्ड एज कर्मा, है ना जी। तो आप दिनचर्या में कोई भी काम कर रहे हैं, आज आपका मन है आप एक वाहन खरीदते हैं, आप एक लग्जरी गाड़ी खरीदते हैं, तो जब आप वो करते हैं, कर्मा आपने किया, तो क्या किया आपने, अपना चौथे भाव को एक्टिवेट कर लिया, अपने शुक्र को एक्टिवेट कर लिया। तो आपका जब चौथा और शुक्र एक्टिवेट हो गया, वैसे प्रभाव आने लग जाए। आपको शौक हुआ आज घुड़सवारी करनी है, गुड़गांव में तो आप जानते हैं कितने हॉर्स राइडिंग, हाँ। आपने 1 महीने घुड़सवारी कर ली, आपने कुछ नहीं किया, शौक पूरा किया ना, एक कर्मा कर दिया। अश्वनी नक्षत्र जहां भी प्लेस है आपके कुंडली में, वो भाव एक्टिवेट हो गया, जो ग्रह उसमें प्लेस है वो एक्टिवेट हो गया, उसके फल मिलने लग गए। तो कर्म तुरंत फल देता है ऐसे। क्या कर्म कांड करने चाहिए, वो चीज है, क्या कर्म करने चाहिए। अब ज्योतिष वही एक मार्गदर्शक के रूप में आपके साथ जोड़ता है, जो आपको ये गाइड करता है डू एंड डोंट्स। ओके, हाउ मच, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती है जिनको कुछ, जैसे कि सोसाइटी के हिसाब से देखें तो अनएथिकल चीजें भी करनी होती है, ठीक, तो उसमें भी ये एस्ट्रोलॉजी का यूज करके उसको भी अच्छी जगह पे चैनलाइज किया जा सकता है। हर जगह है ग्रे एरिया, हाँ, है ना। और उस ग्रे एरिया से बहुत ज़्यादा फाइट नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है कि परमात्मा ने बनाया है, हाँ, वो संतुलन बनाने के लिए बनाया है, हाँ। तो जो हो रहा है होने दो, जब वैसा कोई ऐसा इंटरेक्शन होता है तब जिक्र करेंगे। मतलब आई डोंट थिंक कि हर एक का देखो अपना एक स्पेस है, हाँ जी, है ना। तो ग्रे को ग्रे रहने देते, और दैट इज हाउ इट इज। परफेक्ट। अभी बहुत सारे और सवाल हैं मेरे दिमाग में, बट एपिसोड लंबा हो जाएगा, फिर ऑडियंस को छोटे चाहिए होते, तो हम पार्ट्स में बनाएंगे। अभी हमने शनि की दशा के बारे में बात नहीं की, हमने राहु केतु के बारे में बात नहीं की, हमने बहुत सारी बातें अभी नहीं की। अभी मंगल दोष की बात नहीं की, जो चर्चा हो रही है। एग्जैक्टली वो बात है। यहाँ हमारा मानना है कि मंगल दोष नहीं होता, मंगल योग होता है। नेक्स्ट वाले में भी कवर कर लेंगे कि कैसे मूर्ख बनते हैं लोग और बनाया जाता है। मंगल दोष होता ही नहीं, शास्त्रों में कोई मंगल दोष नाम की कोई चीज थी ही नहीं। मंगल दोष कभी आया ही नहीं। मंगल तो योग था, मंगल ऊर्जा है तुम्हारे शरीर की। इसको इन डिटेल कवर करेंगे नेक्स्ट। वही ना, अभी बहुत सारी चीजें से बस यही वो है कि आपको पसंद आया तो जुड़े रहिए, वरुण को और इंक्रीज कीजिए और बढ़ाइए और साथ दीजिए इनका, ताकि हम लोग मिलते रहें और काफी सारे ऐसे एपिसोड्स बनाते रहे। ये एपिसोड आप ले लो कि एक ट्रेलर है जहाँ पे आपको बेस मिल गया, अब इसके बाद हम आपकी बिल्डिंग तैयार कर देंगे अवश्य। लास्ट क्वेश्चन मेरा सबसे ही रहता है कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट एडोंटॉक्स, कैसा रहा, होस्ट कैसा लगा, जो भी है आप बता सकते हो। मजा आ गया, और बस ये होस्ट हिंदुस्तान का नंबर 1 होस्ट बने, इसका प्रयास व्यक्तिगत तौर पे और एक ज्योतिष चार्य होने के तौर पे हमारा रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, जय श्री राम सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड यहाँ तक। अगर आप ये आधे घंटे 1 घंटे या जितना भी देर का ये एपिसोड है आप देख के यहाँ तक आए हैं, तो प्लीज़ हमारे को फीडबैक दो कि जिससे हम इम्प्रूव करें कि क्या इसमें ऑडियो की गलती थी, मैं गेस्ट को रोक रहा था, इंटरप्ट कर रहा था, या फिर कुछ भी XYZ जो आपको लगता है कि यार हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपने ही देखना है इवेंचुअली, लास्ट में आपने ही देखना है, ये आप ही के लिए बन रहा है।
तो आप हमें फीडबैक दो। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, हमारे साथ काम करना चाहते हो या कुछ भी चीज़ करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप पे, मैं, मेरी टीम, हम एक्टिव रहते हैं, बहुत सारे लोग उसमें ऑलरेडी हैं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और सब्सक्राइब भी कर लेना कि जिससे हमारे को मोटिवेशन मिलती रहे। एंड बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। थैंक यू सो मच।